हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग 1882 नंबर तक कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 1883 नंबर से। तो जिस भी भाई बहन का रेलवे का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम देने से पहले इस क्लास को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है और क्वेश्चन का साथ साथ ऑप्शन को भी डिस्कस किया जा रहा है। तो आज क्लास की पहला क्वेश्चन है, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन किन भागों में संग्रहित करते हैं। तो वो अपना जो अपशिष्ट उत्पाद जो होती है सो पत्तियां में संग्रहित करती है, रसधानियों में संग्रहित करता है और पुराने जाइलम में संग्रहित करता है। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, फ्लोएम जो होती है पौधे का संवहनी ऊतक है। तो बिल्कुल संवहनी ऊतक है। फ्लोएम और जाइलम ये दोनों क्या होती है, ये संवहनी ऊतक है। ये जाइलम जल ले जाने की कार्य करती है, जल यानी कि जड़ से कहाँ तक, पत्ता तक पहुँचाने में कार्य करती है। और फ्लोएम जो होती है ये भोजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। यानी कि पेड़ पौधे में भोजन का निर्माण कहाँ होता है, तो पत्तियों में होता है। और पत्तियों से जड़ तक भोजन को पहुँचाना किसका काम है, तो फ्लोएम का काम है। इसीलिए संवहनी ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो किसका परिवहन करता है, तो देखते हैं तो पोषक का। जो फ्लोएम जो कहता है क्या, यानी कि भोजन का परिवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर जिसका भी डी नंबर के साथ है, बिल्कुल सही है, यानी कि पोषक का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होती है जो पोषक का परिवहन करता है, लेकिन जाइलम द्वारा ये क्या करती है, जल को ले जाती है, जल को खुले लवणों में संवहन करता है। फ्लोएम सजीव ऊतक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लोएम जो है सो किस प्रकार की ऊतक है, तो फ्लोएम जो है एक प्रकार की सजीव ऊतक है। अगला क्वेश्चन इससे बनता है कि इसमें मुख्य चलती नलिकाएं होती है। कौन सी नलिकाएं होती है, चलती नलिकाएं होती है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसे स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है। तो जटिल पादप जो होती है एक विशिष्ट गुण होती है, बड़ा गुण होती है, वह किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो पादपों का जो एक विशिष्ट गुण है जटिल पादप का, वो जो होती है सो संवहनी ऊतक होती है। क्या होती है, संवहनी ऊतक होती है। तो यहाँ बोलता है कि जिससे स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया रखता है, यानी बिगड़ता है उसी को भी वो क्या करती है, संभव बनाने में सक्षम रखती है। उसी को हम लोग कहते हैं संवहनी ऊतक। तो संवहनी ऊतक जो क्या होती है, सो फ्लोएम होती है और जाइलम जो होती है पेड़ पौधे में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन पे कि उपस्थित जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण होती है। उपस्थित जो होती है ना, उपस्थित जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण होती है जिसमें स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाए रखना है। वो क्या कहलाती है, संवहनी ऊतक के अंतर्गत क्या आता है, तो जाइलम आता है और फ्लोएम आता है। तो इसलिए आंसर यदि जाइलम और फ्लोएम रहेगा तो दोनों सही होगा। लेकिन यदि ये जाइलम फ्लोएम दे के ना लिखा रहेगा सिर्फ क्या, संवहनी ऊतक, तो संवहनी ऊतक के अंतर्गत ही आता है जाइलम और फ्लोएम। तो आंसर संवहनी ऊतक के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो सामान्यतः प्राणियों की तुलना में, यानी कि सामान्य जो प्राणी होती है सो प्राणियों की तुलना में
पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो जैसे कि मानव हो गया, क्या हो गया? मानव हो गया और पेड़ पौधा हो गया। तो पेड़ पौधा में जो होती है सो ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है और मानव में ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों होती है? तो ऐसा इस प्रकार होती है कि पेड़ पौधे में ज़्यादा क्या होती है? मृत कोशिकाएं पाई जाती है, जिससे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। साथ में क्या होती है? वो गतिशील नहीं होती है, इसलिए उस ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। जब कोई चीज़ गतिशील यदि करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो मानव में होता है। मानव चीज़ में जितना भी होती है, जितना भी क्रिया होती है, सब किस पर होती है? यानी कि ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पेड़ पौधे में अधिक से अधिक मृत कोशिकाएं पाई होती है, जिनमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण वह नहीं चलती, यानी कि उसको चलने नहीं पड़ता है, इसीलिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो नहीं होती तो ऑप्शन नंबर जो होगा सो किसके साथ हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा, गतिशीलता के अनुपस्थिति के कारण। किसके कारण? गतिशीलता की अनुपस्थिति के कारण। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पादप जो होती है सो उत्तकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाएं की उपस्थिति होती है। तो बिल्कुल सही बताएं कि जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि पादप उत्तकों में मृत कोशिकाएं जो होती है से बड़ी मात्रा में पाई जाती है। गतिशीलता की अनुपस्थिति जो होती है उसके प्राणी की तुलना में पादप को कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित करता है? तो कौन सी उत्सर्जी उत्पाद पौधे के जो होती है ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित करती है? तो किसको संग्रहित करती है? तो राल जो होती है ना, क्या होती है? राल जो होती है, जैसे हम लोग देखते हैं राल, ये राल क्या होती है कि उत्सर्जी उत्पाद जो होते हैं पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित करता है। तो राल, तो हम लोग समझते हैं राल जो से कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं पौधे में कोई उत्सर्जन अंग या उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पौधे में उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन अंग जो होती है सो पाई जाती है क्या? तो पेड़ पौधे में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। राल अथवा रेजिन जो होता है, राल को हम लोग क्या बोलते हैं? राल बोलेंगे या तो रेजिन बोलेंगे। तो राल अथवा रेजिन जो है सो पौधे का एक उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है? पौधे का एक उत्सर्जी पदार्थ है। जैसे कि उदाहरण में ले लेते हैं रेजिन ले लेते हैं, गोंद ले लेते हैं और टेनिन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? रेजिन हो गया, गोंद हो गया, टेनिन हो गया। तो इस प्रकार से जो बनती है सभी उत्सर्जी पदार्थ बनती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेजिन और गोंद टेनिन जो है सो क्या है? एक उत्सर्जी पदार्थ है और अपशिष्ट उत्पाद पौधों के जाइलम कोशिकाओं को एकत्रित होते हैं। जाइलम कोशिकाओं के एकत्रित होते हैं जो बाद में मजबूत लकड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पौधे में जो होती है, क्या होती है कि कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होती है? तो अथवा हम लोग राल बोलते हैं या तो रेजिन बोलते हैं। जैसे कि रेजिन हो गया, गोंद हो गया, ये किस में संग्रहित हो जाती है? तो पौधे के जाइलम में संग्रहित हो जाती है, जिसके बाद क्या होती है? मजबूत लकड़ी का निर्माण करती है, मजबूत लकड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राल के साथ सही हो जाएगा। पादपों में रेजिन और गोंद जो होती है विशेषकर संचित होते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ें किस में होती है? तो जाइलम में होती है, ओल्ड जाइलम में। तो पुराने जाइलम किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पादप में रेजिन और गोंद जो होती है विशेषकर पुराने जाइलम में संचित होते हैं। जाइलम जो से क्या है? एक संवहनी ऊतक है। पौधों में क्या है? संवहनी ऊतक का एक प्रकार है। यहाँ पे देखते हैं जल और पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुँचाता है। जाइलम जो से क्या करती है? जैसे कि ये पेड़ है, यहाँ पे
पेड़ है, इधर 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 पत्ता इधर इधर भरा हुआ है, ये इसका जड़ हो गया। तो इसका ये जड़ हो गया, तो यहाँ से जो वाटर लेके जाएगा पत्ता तक जो वाटर लेके जाएगा से कौन लेके जाएगा, तो जाइलम लेके जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जाइलम के साथ सही हो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर किसमें संचित होते हैं, तो पुराने जाइलम में संचित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व फ्लोएम के संबंध में सही है। तो फ्लोएम के संबंध में सही है, तो फ्लोएम क्या बताती है, फ्लोएम का परिवहन जो होती है सो एक दिशीय होती है या किस प्रकार से होती है। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा सही है, यानी कि गलत नहीं बोल रहा है। तो फ्लोएम का परिवहन किस प्रकार से होती है, तो फ्लोएम जो करती है सो प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पत्तियों से पौधों का अन्य भागों तक ले जाता है। तो पेड़ पौधों में भोजन जो बनता है सब पत्तियों की मदद से बनता है। तो पत्तियों की मदद से बनता है सो वो पोषक जो तत्व हो जाती है यानी फूड का निर्माण करती है। सो बोरा पत्तियों से पौधों का अन्य भाग तक ले जाता है। तो ये क्वेश्चन जो होती है सो इसके बारे में ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे में भोजन जो बनती है सब पत्तियों में बनती है प्रकाश संश्लेषण के कारण, संश्लेषण के द्वारा, और वहाँ से जो पेड़ पौधा जो भोजन करती है तो वह फ्लोएम जो है एक से अन्य भागों में पहुँचा देती है, यानी कि जड़ तक पहुँचा देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, फ्लोएम पौधों में क्या करती है, कार्बनिक पोषक तत्व के परिवहन तथा वितरण प्रभारी क्या है, एक प्रकार की संवहनी ऊतक है, या पौधों में संरचनात्मक कार्य करता है। किस प्रकार से कार्य करता है, तो संरचनात्मक कार्य करती है, किसमें, पौधों में करती है। अगला क्वेश्चन इसमें से क्या पूछ सकता है कि पौधे के अन्य सभी लोगों में अन्य सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि जाइलम क्या करती है, पेड़ पौधों की जो होती है ना कार्बनिक घुलनशील यौगिक को, यानी जिसमें कार्बन घुलनशील यौगिक होता है, पौधों को अन्य भागों में पहुंचाने में कार्य करता है, वो जाइलम करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। तो वो कौन सा है जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भाग, तो जो पत्तियों से भोजन जो बनता है से अन्य भाग तक कौन पहुंचाता है, तो फ्लोएम पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सो डी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं फ्लोएम के बारे में कि फ्लोएम जो होती है सो भोजन का पत्तियों से अन्य भागों तक परिवहन करता है या पौधों में पाए जाने वाला जटिल ऊतक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जटिल ऊतक कौन कौन सी है, तो जाइलम और फ्लोएम जो है सो किस प्रकार की ऊतक है, तो जटिल ऊतक है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जाइलम जो होती है से बस कारण यही बनती है कि जाइलम जो होती है से पादप में जल एवं खनिज को जड़ से पत्ता तक पहुँचाती है, और फ्लोएम जो होती है सो भोजन को, यानी कि जो पेड़ पौधा में भोजन बनती है पत्तियों को द्वारा, उसे जड़ तक पहुंचाने में कार्य करती है। चलनी पट्टिकाएँ यानी कि सीव प्लेट्स जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो चलनी पट्टिकाएँ कहाँ पाई जाती है, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि चलनी पट्टिकाएँ जो पाई जाती है, चलनी पट्टिकाएँ सो कहाँ पाई जाती है, तो फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलनी पट्टिकाएँ जो होती है सो फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है। फ्लोएम जो है एक प्रकार के संवहन ऊतक है जिसका मुख्य कार्य होती है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे का अन्य भाग में पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पादप में अपशिष्ट उत्पाद को संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है, तो पादप में अपशिष्ट उत्पाद जो होती है जैसे कि गोंद हो गया, जेनिन हो गया, ये सब हो गया, गोंद हो गया, राल हो गया, ये सब जो अपशिष्ट उत्पाद है इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है संग्रहण हेतु। तो किसमें किया जा रहा था, तो जाइलम में किया जा रहा था, ओल्ड जाइलम में यानी कि पुराना जाइलम में। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग राल के भी नाम से बोलते थे इसको,
कि आप उत्सर्जित पदार्थ जो होती है इसे किसके अंतर्गत आती है, तो रेजिन और रेजिन बोलते थे, आतोराल बोलते थे। तो यहाँ पे देखते हैं 1852 नंबर में जो होती है, तो बोल रहा है कि 1892 नंबर क्वेश्चन कि पादप में अपशिष्ट उत्पादों का संग्रहण हेतु इनमें से किस साइट का उपयोग किया जाता है, तो किस स्थान का उपयोग किया जाता है, तो कहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यदि आप लोग नहीं बता पाएंगे तो लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। तो यहाँ पे समझते हैं कि फ्लोएम जो होती है सो क्या होती है। तो फ्लोएम तो हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं कि पादपों में अपशिष्ट उत्पादों में संग्रहण हेतु पुराने जाइलम का उपयोग किया जाता है। जाइलम एक अस्थायी जटिल ऊतक है। तो हमको पहले पता है कि जाइलम जो से किस प्रकार से है, एक जटिल अस्थायी ऊतक है जो संवहन का कार्य करती है। क्या किसका काम करती है, संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। समारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर से होती है, किसके ओर होती है, तो समारोहण का क्रिया जो होती है सो जाइलम के भीतर से होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पादपों में अपशिष्ट उत्पादों में संग्रहण हेतु पुराना जाइलम का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा सो क्या होगा, तो पुराना जाइलम कहाँ पे दिया गया है, तो इसका आंसर जो होगा संग्रहण हेतु किस स्थान का उपयोग किया जाएगा, तो पुराना जाइलम यानी कि पुराना जाइलम में उपयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा सो पुराना जाइलम का 7 होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 1893 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित आरेखों में से नीले तीर जाइलम यानी कि नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करती है, और लाल तीर फ्लोएम जो होती है वाहिकाओं के माध्यम से वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करती है। कौन सा आरेख पौधे के तने में परिवहन की सही दिशा का निरूपण करता है। तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित आरेख जो दिया गया है नीले तीर जाइलम, जो नीले तीर जाइलम है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीले तीर जाइलम जो है वो नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करती है, और लाल तीर जो होती है सो फ्लोएम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करती है। तो कौन सा आरेख पौधे के तने में परिवहन की सही दिशा का निरूपित करती है, तो पौधे के तने में देखते हैं हम लोग किस में कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो से किस में देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं ऊपर से यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से क्या हो रहा है नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, और इसमें नीचे आ गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ नीचे गया और नीचे ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आ गया, यहाँ पे क्या हो गया ऊपर नीचे। तो इसका भी ये नहीं होगा। इसका आंसर जो होगी सो ऑप्शन नंबर बी के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है और फिगर बेस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर जो होगी जाइलम क्या करती है, तो जाइलम वहाँ पे करती है कि तो जाइलम का कार्य क्या होती है, जो फ्लोएम में तने में परिवहन की सही दिशा जो क्या करती है, तो सबसे पहले ये क्या करती है नीचे से ऊपर ले जाती है, क्या करती है नीचे से ऊपर ले जाती है, फिर ऊपर जाती है तो फिर नीचे आती होगी। तो इसमें से क्या होगी, यहाँ से दोनों आने की ऊपर नीचे नहीं, यहाँ तने के बोल रहा है कि तने में परिवहन की सही दिशा, तो तने के परिवहन की सही दिशा जो होगी सो ऑप्शन नंबर बी के साथ सही आंसर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जाइलम वाहिकाएं जो होती है पादप को जड़ों से ऊपर पत्तियों की ओर जल और खनिज का परिवहन करती है। तो जाइलम क्या करती है ऊपर ले जाएगी, तो पादप की जल खनिज को परिवहन करते हैं, और फ्लोएम क्या करती है वाहिकाओं पदार्थ के शीर्ष या हार तक भोजन का स्थानांतरण करती है। फ्लोएम क्या करती है कि फ्लोएम वाहिकाएं पादप जो होती है से शीर्ष या हार तक यानी ऊपर तक भोजन का स्थानांतरण करती है तथा
अतः यहाँ पे दिया गया है कि बी जो है सो सही होगा। तो वहाँ से फिर वो क्या करेगी, यहाँ से होगी ये यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे पहले वहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से फिर ये यहाँ लेके आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। तो डैश रूट एपेक्स के लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं को दर्शाया गया है। तो हम लोग यहाँ समझते हैं। तो 1895 नंबर का क्वेश्चन है। तो मेरिस्मेटिक विकास जो होती है, मेरिस्मेटिक डेवलपमेंट जो होती है, सो रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने कोशिकाओं को दर्शाती है। तो विभाजित किस क्वेश्चन पूछेगा कि लगातार विभाजित किस में होती है। तो लगातार विभाजित जो होगी सो मेरिस्मेटिक विकास में होगी, लगातार विभाजित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं कि अगला क्वेश्चन से समझते हैं, पहले ऑप्शन समझते हैं कि मेरिस्मेटिक विकास जो होती है रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। जैसे कि बोलते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होती है विभजयोतक ऊतक जो होती है कोशिकाओं का ऐसा समूह होते हैं जिनमें विभाजित करने की क्षमता पाई जाती है। इसलिए इसका आंसर जो होगा सो मेरिस्मेटिक विकास के साथ होगा। जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य करता है। तो जाइलम का वो कौन सा घटक है जो जल का परिवहन में कार्य करता है। तो कौन सी होना चाहिए, तो जाइलम वही कायें होना चाहिए और जाइलम वाहिनी कायें होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा सो आपका हाथ में है। तो चलिए इसका आंसर लगाते हैं कि जाइलम का होती है, जाइलम का इनमें से कौन सी घटक जल की परिवहन में कार्य करती है। तो जाइलम तंतु करती है। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से समझने से पहले डिस्कस समझते हैं कि जाइलम जो होती है सो जटिल ऊतक का उदाहरण है। यह मूल रूप से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए संवहन ऊतक है, ऊतक की तरह कार्य करती है। ये 4 ऊतक होती है। ये जाइलम जो होती है सो किस प्रकार की 4 ऊतक होती है। जैसे कि पहला होती है वाहिनिकाएँ, दूसरा होती है वाहिकाएँ, क्या होती है वाहिकाएँ होती है। तीसरा होती है जाइलम तंतु जिसको हम लोग जाइलम फाइबर बोलते हैं, तथा चौथा होती है जाइलम पेरेन्काइमा से मिलकर बना होती है। जो जाइलम जो होती है ना वो किसके से मिलकर बना होती है, तो वही काएँ से मिलकर बना होती है, वाहिनी काएँ से मिलकर बना होती है, जाइलम फाइबर से मिलकर बना होती है, जाइलम पेरेन्काइमा से मिलकर बना होती है। जाइलम तंतु की भित्ति पतली होती है या मोटी होती है। तो एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइलम तंतु का भित्ति जो होती है वो मोटी होती है और इसकी केंद्रीय जो होती है सो गुहिका विलुप्त होती है। यह जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जाइलम तंतु की भित्ति जो होती है कैसी होती है, मोटी होती है और इसके केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है। यह जल के परिवहन में कार्य करता है। तो जल का परिवहन में कार्य करता है या नहीं करता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। तो जल का परिवहन में कार्य जो नहीं करता है सो जाइलम तंतु नहीं करता है। इसके अलावा कौन कौन सा करता है, पहले हम यहाँ पे क्या समझ लिए थे। क्वेश्चन पे एग्जाम में क्वेश्चन पे ध्यान से देखना है। अभी हम भी समझ लिए कि जाइलम में कार्य करता है, यहाँ हम भी नहीं देखे थे, यानी कि नहीं जो है सो उसको देखें ही नहीं। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं करता था। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा, क्योंकि जाइलम तंतु जो होती है सो जल के परिवहन में कार्य नहीं करती है। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बना के बनाता है।
तो नारियल के छिलके जो होती है ना, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो उसमें कौन सा छिलका उसके कौन सा होती है? पेरेन्काइमा होती है, स्क्लेरेन्काइमा होती है या कोलेन्काइमा होती है? तो जो नारियल के छिलका जो पाई जाती है ना, ऊपर वाला भाग जो पाई जाती है वो क्या होती है? तो उसमें छिलका जो पाई जाती है सो स्क्लेरेन्काइमा के छिलका पाई जाती है, जिसके कारण वो बहुत कठोर होता है और मजबूत होता है। स्क्लेरेन्काइमा जो होती है, स्क्लेरेन्काइमा ऊतक जो होती है से नारियल के छिलके में मौजूद होता है। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक किस में मौजूद होता है? नारियल के छिलके में मौजूद होता है, जिससे के कारण से वह क्या होती है? कठोर होती है और दृढ़ होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? जाइलम के कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं? तो जाइलम का कौन सा तत्व है जो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं? तो वाहिनिका हो गया और वाहिका हो गया। ये क्या हो गया कि मृत कोशिका से बने होते हैं, फिर भी क्या करती है? जल और खनिज को परिवहन करने के लिए उत्तरदायी होती है। और जाइलम फाइबर जो होती है वो क्या होती है? उत्तरदायी होती है। तो नहीं, जो जाइलम तंतु जो होती है वो उत्तरदायी नहीं होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि जाइलम तंतु जल के लिए उत्तरदायी होती है? तो जल के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाइलम जो से कितने प्रकार की होती है? तो जाइलम चार अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि जाइलम कोशिकाओं कितनी प्रकार की कोशिका से मिलकर बनी है? तो 4 अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो पहला क्या है? वाहिनिका कोशिका से वाहिनिका कोशिका से, वाहिकाएं कोशिका से, जाइलम तंतु से और दारू मृदुतक से मिलकर बना है। कौन? जाइलम बना है। जाइलम क्या करती है? जाइलम जो होती है सो जाइलम हो गया, पेरेन्काइमा हो, जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व कौन सी है? तो जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व जो है सो जाइलम पेरेन्काइमा है, बाकी सभी क्या है? मृत होते हैं, यानी कि मरा हुआ है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व कौन सी है? तो कौन सा है? तो जाइलम पेरेन्काइमा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो एंजाइम का नाम क्या है जो प्रोटीन को विखंडन करने में कार्य करती है? तो प्रोटीन का नाम जो है सो पेप्सिन है। पेप्सिन किसको करती है? प्रोटीन को तोड़ती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करती है? तो प्रोटीन का पाचन जो करती है सो कौन करती है? तो पेप्सिन ही करती है। कौन करती है? पेप्सिन क्या करती है? प्रोटीन का पाचन करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करने में यानी कि विखंडित करने में सपोर्ट करता है या कहाँ पे होती है, यानी कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होती है? तो आमाशय में होती है। आमाशय में कहाँ पे होती है? आमाशय में होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आमाशय से निकलने वाले रस जो होती है वो किस में होती है? जठर रस में परिवर्तित हो जाती है। आमाशय से निकलने वाले जठर रस में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देती है या आमाशय से निकलने वाले जठर रस में। तो आमाशय से निकलने वाले जो जठर रस होता है ना, जठर रस में पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति होती है? तो उसमें उपस्थित जो होती है सो पेप्सिन को होती है। पेप्सिन जो होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण से वह पाचन क्रिया को संपन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में पेप्सिन जो होती है ना, पेप्सिन एंजाइम को पाचन करने में सक्षम होती है। यहाँ पे होती है कि पेप्सिन
एंजाइम भोजन में पाए जाने वाला प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम जो होती है वो क्या करती है, तो पेप्सिन एंजाइम जो होती है सो भोजन में वो प्रोटीन का पाचन करती है। क्या करती है, प्रोटीन का पाचन करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो किस एंजाइम को, तो पेप्सिन एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। तो जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत जो है वो क्या है, तो सूचना कौन देती है जीवों में, तो जीवों में सूचना जो देती है सो डीएनए है। क्या है, डीएनए, यानी कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत जो है सो क्या है, तो डीएनए है। जिस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना का स्रोत जो देता है उसे किसने देता है, तो डीएनए देता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। प्रत्येक जीवित कोशिकाएं के लिए अनिवार्य होती है। इन कोशिकाओं के अणु जो होती है सूत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों में पाई जाती है, क्रोमोसोम में पाई जाती है। वसा का पाचीकरण में सहायक होती है। तो वसा को पाचन करने में कौन सपोर्ट करता है, तो वसा को पाचन करने में पीत लवण सपोर्ट करता है। कौन करता है, पीत लवण सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीत लवण जो होती है ये किसको, हानि की पीत लवण, तो ये वसा का पाचीकरण करने में सहायता करती है। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में बदलती है। स्टार्च को किस में बदलती है, तो स्टार्च को बदल देती है सरल शर्करा में बदल देती है। तो कौन सा एंजाइम होती है, तो एंजाइम का नाम जो है सो एमाइलाइज है। तो एमाइलाइज एंजाइम ने स्टार्च को सरल शर्करा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एमाइलेज एंजाइम जो होती है सो स्टार्च को यानी कि सरल शर्करा में विखंडित करता है, या स्टार्च को ग्लूकोज हो गया और माल्टोज शर्करा में विखंडित कर देता है। मानव लार में एमाइलेज जो होती है सो नामक एंजाइम पाई जाती है। मानव लार में क्या पाई जाती है, एमाइलेज नामक एंजाइम पाई जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो प्रोटीन का पाचन जो करती है सो पेप्सिन एंजाइम करती है। ठीक उसी प्रकार से वसा का पाचन कौन करने, वसा को वाष्पीकरण कौन करती है, तो लाइपेज एंजाइम करती है। और ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या होती है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होती है यह अग्नाशय द्वारा निकलता है और यह प्रोटीन पाचक का एंजाइम है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है सो प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है और कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा अम्लों में ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतर के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश में उपस्थित होते हैं। तो प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को किस में, ग्लूकोज में, और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करना। वसा के किस में, वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूप में रूपांतरण के लिए जिम्मेवार एंजाइम जो होती है वो कौन होती है, तो आंत्रस होती है। क्या होती है, आंत्रस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के रूपांतर के लिए ग्लिसरॉल में अंतिम रूप के लिए एंजाइम जो होती है सो आंत्ररस में उपस्थित होते हैं, अतः प्रोटीन टूटकर किसमें चेंज हो जाते हैं, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल में तथा वसा वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाती है। तो किसमें होती है, आंत्ररस द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन हम समझते हैं 1904 नंबर का क्वेश्चन समझते हैं कि नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण सही व्याख्या बताता है। तो नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण जो होती है वो सही व्याख्या बताती है। तो यहाँ पे क्या दे दिया गया है, चित्र दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, तो यहाँ पे इसका क्या समझते हैं कि 1904 नंबर का क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण क्या व्याख्या सही है। तो आलू के रस में प्रोटीन होती है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। आलू के रस में वसा होती है जो आयोडीन मिलाने पर नीली काली हो जाती है। आलू के रस में ग्लूकोज होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। तो आलू के रस में, मान लो ये आलू का रस है, क्या है, आलू का रस है, तो आलू का रस में हम लोग क्या मिलाएंगे जो वो नीले काले रंग का हो जाता है। तो आलू के रस में हम लोग क्या मिलाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं जब आलू के रस में स्टार्च होता है तो सभी जानते हैं कि आलू के रस में क्या होती है, स्टार्च होती है। और इसमें क्या मिलाते हैं, तो जब इसमें आयोडीन मिलाते हैं तो ये किस प्रकार की हो जाती है, तो जब उसमें आयोडीन मिलाते हैं तो वो नीले नीले यानी कि वो किस प्रकार हो जाती है, नीली काली हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलू जो इस प्रकार से होती है कि आलू में मुख्य रूप से स्टार्च पाई जाती है जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। खाद्य सामग्री में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण जो करने के लिए आयोडीन का घोल का उपयोग किया जाता है। यानी कि खाद्य सामग्री में स्टार्च की जितना भी खाद्य सामग्री है उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टार्च के यानी कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए क्या मिलाते हैं, तो आयोडीन ही मिलाते हैं। जब आयोडीन का घोल मिलाते हैं जब किसी खाद्य पदार्थ में आयोडीन का घोल डाला जाता है तो वह स्टार्च की उपस्थिति में नीले काले रंग में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1905 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होती है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है सो C6H12O6 जो होती है सो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लूकोज जो है किस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज जो है सो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र जो होती है सो C6H12O6 होती है। यह जल में किस प्रकार से होती है, तो ग्लूकोज जो होती है सो जल में घुलनशील होती है। यह सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के जिम्मेदार कौन सी होती है, तो आंतररस होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि आंतररस में विभिन्न प्रकार की एंजाइम होती है। तो आंतररस जो होती है तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या समझते हैं, आंतररस में उपस्थित क्या क्या होती है। तो आंतररस में विभिन्न प्रकार की एंजाइम होती है। लैक्टेज होती है, एमाइलाइज होती है, इरेप्सिन होती है, या पीले रंग का होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा एमाइलाइज का रंग जो होती है सो किस रंग की होती है, तो हल्का पीले रंग की होती है। कैसिन क्या है, तो कैसिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है और दूध में पाया जाता है। तो कैसिन जो है एक प्रकार की प्रोटीन है और कैसिन दूध में पाया जाता है जिसके कारण से दूध का रंग जो होती है सो वाइट कलर में होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दूध का सफ़ेद होना तो किसके कारण से, कैसिन के कारण से सफ़ेद होती है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा प्रोटीन जो होती है सो अमीनो अम्ल की यौगिक होती है।
प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि अमीनो अम्ल कितने टाइप का है। तो अमीनो अम्ल जो होती है सो 20 से 22 प्रकार की अमीनो अम्ल है। यहाँ पे क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है कि जब 20 से 22 प्रकार का अमीनो अम्ल है तो प्रोटीन का संगठन जो होती है सो किसके मिल से बनी होती है। तो प्रोटीन का संगठन जो होती है सो उसमें ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है और सल्फर होती है। यहाँ तक है कि केसिन जैसे एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। दूध का सफ़ेद रंग जो होता है से केसिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होती है, जबकि गाय का दूध जो होती है सो हल्का पीला रंग की होती है। तो किसके उपस्थिति के कारण होती है। तो गाय का दूध जो होती है सो हल्का पीला रंग की होती है, बीटा कैरोटीन के कारण होती है। बीटा कैरोटीन के कारण होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकता मापने हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकता के मापन हेतु हम लोग कैलोरी को उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा से ये के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कैलोरी जो से किस प्रकार से यूज करते हैं। तो कैलोरी जो होता है मानव शरीर में ऊर्जा मापन की एक इकाई है। यह मापन जो होती है सो मीटर पद्धति का अंग है। इसका संगत एसआई प्रणाली में अब जूल का प्रयोग किया जाता है। इसी के संगत अब एसआई प्रणाली में किसका उपयोग किया जाता है, जूल को। किंतु भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोग में अभी भी कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है। तो किसका यानी कि बॉडी में जो होती है ऊर्जा मापन के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कैलोरी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है। तो जैविक उत्प्रेरक पूछे तो कौन सी है। तो एंजाइम जो से क्या है। तो एंजाइम जो होती है सो एक प्रकार की जैविक उत्प्रेरक है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एंजाइम जो से एक प्रकार की जैविक उत्प्रेरक होता है जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। एंजाइम जो होती है सो उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक तथा प्रोटीन होते हैं। इस प्रकार प्रोटीन की प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है एंजाइम कहलाता है। जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे एंजाइम कहते हैं। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किसने किया था। तो विल्हेम कोहने द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था। तो विल्हेम कोहने के द्वारा किया गया था एंजाइम शब्द का। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया था। तो विल्हेम कोहने द्वारा किया गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फलों में मीठेपन किसकी उत्तरदायी के कारण में होती है। तो फले में मीठापन जो होती है ना सो फ्रुक्टोज के कारण से होती है। किसके कारण से होती है, फ्रुक्टोज के कारण से होती है। जितना भी मीठा वाला होती है ना, मीठा वाला स्वाभाविक रूप से फल हो गया, शहद हो गया, गन्ना हो गया, ये सब जितना भी मीठेपन के लिए उत्तरदायी जो होती है वो क्या होती है, फ्रुक्टोज होती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि माल्टोज जो होती है माल्ट द्रव्यों अनाज, चावल आदि, सुक्रोज गन्ने तथा चीनी। माल्टोज पूछेगा कि माल्टोज जो से माल्ट द्रव्यों अनाज, चावल आदि में पाया जाता है। सुक्रोज जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, तो गन्ने में पाई जाती है। और लैक्टोज जो होती है सो दूध में पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है शहद हो गया ना, फिर शहद हो गया, फल हो गया, इसमें क्या पाई जाती है, फ्रुक्टोज पाई जाती है। और दूध में क्या पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है। चावल में क्या पाई जाती है, तो माल्टोज पाई जाती है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है।
तो कई चीज़ों का आधार जो बनाता है वह कौन सा तत्व है? तो तत्व जो से कार्बन है। तो कार्बन तत्व एक ऐसा तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि जंतु और वनस्पतियों के निर्माण में हम लोग कार्बन यौगिक प्रमुख है। कार्बन यौगिक जो से प्रमुख है जंतु एवं वनस्पतियों का निर्माण में। यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह हमारे भोजन दैनिक उपयोग पदार्थ, यातायात, प्रसाधन सामग्री, विस्फोटक पदार्थ है, ये सब में भी कार्बन का उपयोग किया जाता है। आदि में एक प्रमुख तत्व है। सभी जीवों में कार्बन उपस्थित रहता है। तो क्वेश्चन पूछेगा सभी जीवों में कार्बन उपस्थित रहता है। कार्बन तत्व सजीव तथा हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई चीज़ों का आधार बनाता है, इसलिए कार्बन जो से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बनता है कि वह कौन सा एक तत्व है जो कि सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली चीज़ों का आधार बनाता है, तो वह कार्बन है। अगला क्वेश्चन क्या है? पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व। तो पादप में जो सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व जो है वो क्या है? तो वो हम लोग देखते हैं। सबसे उपस्थित तत्व जो है, तो सबसे उपस्थित तत्व जो हो गया वो क्या हो गया? तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पादप में होती है, क्या होती है? पादप में जो होती है सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व जो होती है सो कार्बन ही होती है। क्या होती है? कार्बन ही होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर होगा। जीन डैश की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो जीन जो होती है किसके गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करता है? तो वो हार्मोन की गतिविधियों के किसके गतिविधियों का? जीन जो होती है, जीन किसकी गतिविधियों से? तो जीन जो होती है सो वो हार्मोन की गतिविधियों से माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीन जो है सो किसकी गतिविधियों के मदद से लक्षणों को नियंत्रित करता है? तो हार्मोन की गतिविधियों के नियंत्रित से लक्षणों को नियंत्रित करता है। यहाँ पे देखते हैं कि जीन जो होती है वो क्या होती है? तो जीन जो है आनुवांशिकता की एक मूलभूत इकाई है। जीन जो है सो क्या है? आनुवंशिकता का एक मूलभूत इकाई है। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है जीन के कारण हमारे आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। जो हमारी आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी जो होती है वो किसके माध्यम से होती है? तो जीन का माध्यम से होती है। जब जीन के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा जब डीएनए में अस्थायी परिवर्तन होती है तब उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जब मेडल ने मटर के पौधे दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधे के लिए क्या फेनोटाइप अनुपात मिला था? तो जब ग्रेगरी जॉन मेंडल ने पौधे में दो लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधे के लिए जो फिनोटाइप अनुपात जो मिला था वो क्या मिला था? तो फिनोटाइप अनुपात जो मिला था सो 9:3:1 मिला था। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फिनोटाइप का अनुपात जो मिला था सो दूसरे पीढ़ी में मिला था। यहाँ पे देखते हैं कि मेडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज से उत्पन्न पौधों का क्रॉस कराया था। यानी कि उत्पन्न पौधे का क्रॉस जो कराया था वो किससे कराया था? तो गोल तथा पीले बीज से कराया था। तो पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप अनुपात जो प्राप्त हुआ था सो 9:3:1 प्राप्त हुआ था। तथा F2 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप अनुपात जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? तो जीनोटाइप अनुपात प्राप्त हुआ 1:2, 1:2, 4:2, 1:2। ये सब जो प्राप्त हुआ सो जीनोटाइप से प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिल